फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो देखो, फोटोसिंथेसिस को तो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसमें इंटरनल फैक्टर जो कि प्लांट का फैक्टर है और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों आते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में क्या आ जाएगा? नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। जितना लीफ ज़्यादा रहेगा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, साइज बड़ा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, एज अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है फोटोसिंथेसिस कम हो जाए। ओरिएंटेशन, लीफ का बनावट कैसा और लीफ का अरेंजमेंट कैसा। अगर लीफ लाइट के एकदम परपेंडिकुलर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस उस पर ज़्यादा होगा, और लीफ अगर ऐसे रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। क्यों? क्योंकि लाइट अगर सीधा पड़ेगा तो ज़्यादा लाइट पड़ेगा। लेकिन प्लांट फैक्टर में और भी आएंगे, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब इंटरनल फैक्टर है। ये सब तो किस पे डिपेंड करेगा? जेनेटिक्स पे। लेकिन हम पता करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में मेरे पास 4 चीज़ है: सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और वाटर। ठीक है, तो एक लॉ है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये लॉ कहता है कि अगर कोई एक केमिकल प्रोसेस है जिसको एक से ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस, उसको एक्सटर्नल फैक्टर 4 अफेक्ट कर रहा है: लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर। तो अगर एक से ज़्यादा फैक्टर किसी केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है तो उस केमिकल प्रोसेस का रेट डिटरमाइन होगा उस फैक्टर से जिसका वैल्यू सबसे कम है ना। द रेट विल बी डिटरमाइंड बाई फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। जिसका वैल्यू मिनिमल है यानी सबसे कम है, तो वो फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस को। ठीक है, तो ये तो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप। जो स्टेप सबसे स्लो होगा वही रेट को डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे वही है, जो फैक्टर अपने सबसे मिनिमल वैल्यू पे होगा रेट को वही फैक्टर डिटरमाइन करेगा। तो सबसे पहले लाइट को देखते हैं। देखो लाइट का यहाँ पे है लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम आता है जब लाइट का इंटेंसिटी बढ़ने के बाद फोटोसिंथेसिस बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, और उस पॉइंट से ज़्यादा अगर लाइट दो तो क्लोरोफिल टूटने लगता है और क्लोरोफिल डीनेचर हो जाता है और फोटोसिंथेसिस फिर आगे घटने भी लग सकता है। तो इसको कहते हैं, इस क्लोरोफिल के टूटने को कहते हैं सोलराइजेशन। तो देखो जो हम बोले सब वही लिखा हुआ है। कुछ फैक्ट वाला बात है। लाइट सेचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, यानी जो फुल सनलाइट है उसका 10% में ही लाइट सेचुरेशन हो जाता है। हाँ, तो लाइट का तो कभी कमी नहीं होगा क्योंकि सनलाइट का 10% में ही तुमको सेचुरेशन हो जा रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फोटोसिंथेसिस का अचीव हो जा रहा है जब सनलाइट का 10% है तभी। तो लाइट तो कभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जंगल में जो प्लांट बहुत बड़े बड़े प्लांट है लेकिन जो प्लांट नीचे है उसको तो लाइट कम मिल रहा है, तो उसका वैल्यू तो मिनिमल पे चला गया, तो वो लाइट उस केस में लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। जंगल में टॉप वाले प्लांट को तो लाइट मिल जाएगा, ऊंचे ऊंचे प्लांट को, छोटे छोटे प्लांट को नहीं मिल पाएगा, है ना। CO2 कंसंट्रेशन। अब देखो CO2 कंसंट्रेशन के बारे में समझते हैं। CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कितना CO2 होता है? 0.03 से लेकर 0.04%, है ना। CO2 तो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही बहुत कम है, तो CO2 तो एक लिमिटिंग फैक्टर है। फिर जानो, जब CO2 का कंसंट्रेशन 0.05 तक ले जाते हैं, मतलब बढ़ाए हैं हम थोड़ा सा, तब तक फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है। लेकिन उसके ऊपर जाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट फिर घटने लगता है क्योंकि CO2 ज़्यादा भी हो जाएगा तो डैमेज करने लगेगा। तो अभी जितना CO2 है वो तो कम है, 0.03 से 0.04, 0.05 तक CO2 होगा तब तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, घटने लगेगा। देखो C3 और C4 प्लांट दोनों का CO2 कंसंट्रेशन, देखो ये लाइन पढ़ो, एट
लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। जब लाइट कम है, जब लाइट ही कम है तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, लाइट ही नेगेटिव फैक्टर हो गया, मिनिमल फैक्टर। तो सबसे पहले तो लाइट दो, उसके बाद तो इसलिए लाइट ही नहीं है तो CO2 का तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे भी तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए तुमको हाई लाइट इंटेंसिटी पे ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हाई लाइट इंटेंसिटी दिया, अब हम CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो देखा गया कि दोनों C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों इंक्रीज शो करता है फोटोसिंथेसिस में, C3 और C4 दोनों, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है। C4 प्लांट का CO2 सैचुरेशन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे होता है, यानी 360 ppm है ये। 360 ppm पे C4 का कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन जब एटमॉस्फेयर में 360 ppm कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तभी हो जाता है, लेकिन C3 का कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन जब एटमॉस्फेयर में 450 ppm CO2 रह रहा है तब होता है। तो देखो, अगर अभी CO2 कम है, अभी CO2 दोनों के लिए कम है, C3 के लिए भी C4 के लिए भी, फिर हम CO2 को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मेरा आया 360, तो 360 पे C4 सैचुरेट कर गया, उसके ऊपर जाएंगे तो C4 का घटने लगेगा। लेकिन C3 का 360 पे सैचुरेशन नहीं हुआ है, 360 से CO2 और बढ़ाएंगे 450 पे, तो तब 450 के कंसंट्रेशन पे C3 का सैचुरेशन आएगा। इसका मतलब C3 प्लांट हाई कार्बन डाइऑक्साइड तक को टॉलरेट कर सकता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब 450 तक जाएगा तब तक C4 अपना फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज करते रहेगा। C3 अपना फोटोसिंथेसिस का रेट कब तक इंक्रीज करेगा, 450 तक। तो अभी जो बताओ करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवेलेबिलिटी है वो तो C3 के लिए लिमिटिंग हो गया, क्योंकि C3 का लिमिट तो पहुंचता है 450 पे, अभी बहुत कम है। लेकिन C4 का तो 360 पे ही लिमिटिंग है, वो तो अभी के कंसंट्रेशन के नज़दीक है। इसका मतलब अगर हम कोई एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें एक C3 प्लांट को एक ऐसा चैम्बर में रखे जहाँ पे नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उससे हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दें C3 को, तो वो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज शो करेगा, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस क्रॉप टोमेटो और बेल पेपर को ऐसे ही किया जाता है, उनका प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी कैसे किया जाता है, तो उनको हाई CO2 कंसंट्रेशन के इन्वायरमेंट में रखा जाता है, और उनका तो लिमिटिंग CO2 का लिमिट बहुत देर बाद आने वाला है, 450 तक अपना वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा जब उनको हाई CO2 का कंसंट्रेशन दिया जाए। तो टेम्परेचर के बारे में देखो, टेम्परेचर में तो लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों में एंजाइम होते हैं, और एंजाइम्स का टेम्परेचर का एंजाइम पे बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एंजाइम का जो केमिकल काइनेटिक्स है उस पर टेम्परेचर का फ़र्क है, बहुत इफेक्ट है। तो अभी जो कंसंट्रेशन, अभी जो C3 प्लांट है उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम बहुत लो है, मतलब कि वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सह नहीं पाते हैं, कौन, C3। लेकिन C4 प्लांट है वो बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट जो हैं, जो इक्वेटर के पास उगते हैं, उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम भी ज़्यादा होगा, और टेम्परेट प्लांट जो हैं, जो पहाड़ों में उगते हैं ठंडे जगह में, वो उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम कम होगा। वाटर जो होता है रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि वाटर की कभी कमी नहीं होती है, लेकिन अगर कभी कमी हो जाए वाटर स्ट्रेस, तब तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है फोटोसिंथेसिस पे। क्यों? देखो, वाटर का डायरेक्ट रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस में, जितना वाटर चाहिए उतना वाटर तो मिल ही जाता है। वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल ज़्यादा है गार्ड सेल का ओपनिंग में। तुमको याद होगा गार्ड सेल कैसा होता है, बीन शेप का सेल होता है इस तरह का, वो खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और फिर बंद हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाता है ना, इस तरह से। अभी ये दो गार्ड सेल है, दोनों गार्ड सेल बंद है, लेकिन जब दोनों में वाटर जाएगा तो खुल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाएगा। तो इसके लिए वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है, और वाटर नहीं रहेगा तो स्टोमेटल ओपनिंग नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा,
तो फोटोसिंथेसिस पे तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। देखो ये एक कोचिंग का बुक है और हम तुमको अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। वाई डू क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मेजोफिल सेल्स? क्यों? ताकि गैस लाइट, देखो मेजोफिल सेल कैसा है, मेजोफिल सेल ऐसा है, अब क्लोरोप्लास्ट अपने आप को इसके वॉल के अलोंग लाइन कर लेता है ऐसे। मतलब अगर मान लो मेजोफिल सेल ऐसा है, अब क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, वो कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, वॉल के अलोंग अलाइन कर लेगा अपने आप, ताकि जो लाइट पड़े वो ज़्यादा पड़े और गैसियस एक्सचेंज के लिए भी सरफेस एरिया बढ़ जाए। यहाँ पे अगर लाइट आएगा तो ज़्यादा नहीं पड़ पाएगा क्योंकि इतना ही दूर ऊपर वाले पार्ट को खाली लाइट मिलेगा। तो इसलिए इजी डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए और ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के लिए, है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ लाइट पड़ रहा है तो इतना दूर को लाइट मिल रहा है यहाँ, और यहाँ लाइट पड़ रहा है तो इतना ही दूर को लाइट मिल रहा है, इसलिए ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। वाई डू क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्स इन वर्टिकल पोजिशन along द lateral wall of mesophyll cells? लेकिन जब लाइट बहुत ज़्यादा आने लगे, लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब तो इतना ज़्यादा लाइट पड़ेगा, तब तो ये डैमेज हो सकता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। तब वो अपने आप को वर्टिकल अलाइन कर लेता है ताकि लाइट कम पड़े। तो ज़रूरत के हिसाब से जब उसको लाइट ज़्यादा चाहिए तब वो अपने आप को हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लेगा, और जब उसको लाइट कम चाहिए तब अपने आप को वर्टिकल अलाइन कर लेगा। कौन से ग्रीन एल्गी पे एक्शन स्पेक्ट्रम पहले बार देखा था? किसने? इंगलमैन ने क्लेडोफोरा पे। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा लैमिनी मत मार देना, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लैमिनी में तो लाइट रिएक्शन होता है PS1 साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे PS1 होता है, PS2 नहीं होता है। और ग्रेना और थैलाक्वाइड में तो नॉन साइक्लिक PS1 PS2 दोनों होगा। विच मॉलिक्यूल इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू PS2? PS2 का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? वाटर से। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर्स ओनली व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680। क्यों? क्योंकि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन किससे होता है? PS1 से, यानी P700 से, है ना। सिर्फ PS1 चाहिए हमको, PS2 नहीं चाहिए, सिर्फ PS1 चाहिए। तो PS2 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे कि PS2 का होता है 680 पे, तो हम 680 से ऊपर का लाइट देंगे, तो PS2 तो यूज ही नहीं हो पाएगा, है ना। सिर्फ PS1 काम कर पाएगा, 680 से ऊपर का लाइट देंगे तो, क्योंकि 680 पे उसका पीक आ जाता है PS2 का। वाई NADPH+H+ इज नॉट सिंथेसाइज ड्यूरिंग साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? साइक्लिक में NADPH क्यों नहीं बना? क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ PS1 आता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा लैमिली में। स्ट्रोमा लैमिली में NADPH रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। नॉन साइक्लिक कहाँ पे होता है? ग्रेना और थैलाक्वाइड में। उसके आउटर मेम्ब्रेन में NADPH रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसलिए वहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। गलत कौन है? PS2 इज फाउंड इन बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिली, यही गलत है। PS2 स्ट्रोमा लैमिली में नहीं होता है। PS2 इज इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सही है, तोड़ता है पानी को, PS2 ही तो तोड़ता है। PS1 पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, सही है। रिएक्शन सेंटर PS2 का 680 है, सही है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड इन, किसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए? साइक्लिक में। बाकी नॉन साइक्लिक में तो हमको चाहिए एक्सटर्नल, कौन? वाटर। वाटर इलेक्ट्रॉन देगा PS2 को, लेकिन साइक्लिक में तो PS1 का इलेक्ट्रॉन खुद वापस PS1 में आ गया, तो हमको वाटर का स्प्लिटिंग नहीं चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। गलत खोजना है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक है, कुछ बनता है, इंडरगोनिक एनर्जी लगता है, और रेडॉक्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है। एक्सर्गोनिक का मतलब एक होता है एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है, नहीं तो यहाँ तो एनर्जी हमको देना पड़ रहा है। एनर्जी कहाँ से देना पड़ रहा है? सनलाइट से। सनलाइट से एनर्जी ये ले रहा है। फिजिको केमिकल है, सही बात है। यूजिंग लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% फ्रेश वाटर प्लांट, सही। कहाँ से तुम लाए? 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स थ्रू फोटोसिंथेसिस इन बायोस्फीयर, ये सही है, तुमको इकोलॉजी में पढ़ना है, तो ये थर्ड गलत है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट वाज स्टडीड बाय इंगलमैन। इंगलमैन ने किस पे देखा था? क्लेडोफोरा में, इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। सेकंड,
एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आर रेस्पेक्टिवली सोन बाय। देखो जो ऑक्सीजन रिलीज करे कौन, पहले बोलना है एनऑक्सीजेनिक, जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है तो वो कौन होगा, जो वाटर का यूज़ नहीं करेगा वही ना, तो वो होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पिगमेंटेड सल्फर बैक्टीरिया। H2S का यूज करता है और ऑक्सीजन नहीं निकाल के सल्फर निकालता है। लेकिन साइनो बैक्टीरिया वो तो भाई अपना ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो तो वाटर का यूज करता है, ऑक्सीजन निकालता है। OEC क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे होता है, इनर सर्फेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, तभी तो प्रोटॉन टूट के ल्यूमेन में रह जाता है वाटर से। पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन PS1 एंड PS2। PS1 और PS2 का नाम, इसका नाम PS1 और इसका नाम PS2 क्यों पड़ा, क्योंकि PS1 पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था, तो ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के कारण ऐसा है। गलत खोजना है। ईच PS हैज ऑल पिगमेंट एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, ये तो सही है। एक्शन स्पेक्ट्रम इज ग्रेटर इन ब्लू एंड रेड लाइट, सही है, ब्लू रेड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है, एक्शन स्पेक्ट्रम भी उसका ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल A एंड B आर प्राइमरी पिगमेंट एसोसिएटिव, ये भी सही है। PS2 इज इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये थर्ड गलत है, थर्ड क्या गलत है, प्राइमरी पिगमेंट क्लोरोफिल A और B नहीं है, सिर्फ क्लोरोफिल A है, ये थर्ड गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FES होता है, छोड़ो नहीं ध्यान रखो। ये साइटोक्रोम BF, देखो ये क्या है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर था जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करके हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता था और हाइड्रोजन को अंदर ल्यूमेन में डाल देता था। ये पूरा होल स्कीम का NCERT का लाइन है, पूरा एकदम चिपकाया हुआ, क्या है जेड स्कीम, खुद से पढ़ो। केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए, रूबिस्को चाहिएगा, क्या है रूबिस्को नहीं चाहिए, एटीपेज एंजाइम चाहिए, हाँ चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, और क्या चाहिए, ग्रेडियंट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट, लेकिन रूबिस्को थोड़ी चाहिए। स्ट्रोमा लैमिली में क्या नहीं होता, PS2 नहीं होता है, PS2 नहीं होता और NADP रिडक्टेज भी नहीं होता है, ये फोर्थ आंसर होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। C3 साइकिल में रीजनरेशन स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड पे कितना ATP चाहिए, एक ATP चाहिए, NADPH तो चाहिए नहीं, खाली एक ATP चाहिए। प्राइमरी एंजाइम नेसेसरी फॉर कार्बोक्सिलेशन इन C4 कौन इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे होता है, मेजोफिल सेल में, मेजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट तो मेजोफिल सेल में बहुत कम होता है, सारा क्लोरोप्लास्ट तो बंदर सेल के पास होता है, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ मेजोफिल सेल्स। मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल क्या है, कार्बोक्सिलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम इन C3 में जो कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन है, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम रूबिस्को बाई फंक्शनल है, हाँ कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों। कैन बाइंड विथ CO2 ओनली, यही गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा था ना, यही गलत है, ऑक्सीजन से ही बाइंड कर सकता है, कब, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब। ATP as well as NADPH are both required during the conversion of, ATP और NADPH दोनों कब चाहिए, जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को ट्राइओज फॉस्फेट बना रहे हैं, है ना, ये है ट्राइओज फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है, ये आंसर है। साइकिल खोलना, साइकिल जो है डार्क रिएक्शन का, और खुद से देखना, इसका दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है ट्राइओज फॉस्फेट, इसी को बोलते हैं ट्राइओज फॉस्फेट। रीजनरेशन स्टेप में रीजनरेशन ऑफ ईच RUBP इन C3 साइकिल रिक्वायर्स 1 ATP, सिर्फ एक ATP चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। डबल कार्बोक्सिलेशन विद स्पेशियल डिफरेंस, देखो 2 बार कार्बोक्सिलेशन होना है तो होता ही है C4 में, एक बार मेजोफिल में, एक बार बंडल शीथ में, दोनों में होता है। स्पेशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग स्पेस में होता है, अलग अलग जगह पे, किस में होगा, C4 में, इसमें C4 खोजो। ट्रिटिकम क्या है, वीट, पाइसम क्या है, P, ब्रायोफिलम तो एक पौधा है, दूसरा है सैकेडम, ये है शुगर केन, इसी में होगा, C4 यही है। प्राइमरी कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम इन C4 इज फाउंड इन, कहाँ पे,
साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल। हाउ मेनी एडिशनल एटीपी आर यूज ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर इन मेज। देखो मेज क्या है, C4 है। कितना एटीपी लगता है C4 में, ये चीज़ हम तुमको शायद नहीं बताया है। C4 प्लांट में टोटल कितना एटीपी लगेगा। देखो ये साइकिल है, तो साइकिल में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जुड़ा बना ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड CO2 रिलीज किया, वो कैल्विन में गया। अब वो C3 एसिड वापस आ गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का रीजनरेशन हो गया, है ना। तो ये जो कैल्विन साइकिल है इसका तो हमको पता है कि कितना एटीपी लगता है, 18 एटीपी और 12 NADPH, है ना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH, है ना। देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। ये कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट का। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हमको 2 एटीपी चाहिए और 2 NADPH चाहिए, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 एटीपी यहाँ चाहिए और 1 एटीपी यहाँ चाहिए, तो टोटल एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको क्या चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको 3 एटीपी चाहिए और 2 NADPH चाहिए कैल्विन साइकिल में। तो कैल्विन साइकिल तो C4 में भी होता है, यहाँ कैल्विन साइकिल हो रहा है तो यहाँ भी हमको 3 एटीपी और 2 NADPH चाहिए। लेकिन इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस हुआ इसमें भी तो कुछ एनर्जी लगता होगा, तो इसमें 2 एटीपी लगता है। तो ये जो C4 का साइकिल है उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड पे 2 एटीपी लगता है और कैल्विन साइकिल में 3 एटीपी लगता है, तो टोटल 5 एटीपी लग गया एक कार्बन डाइऑक्साइड पे। अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड करना है तो 5 × 6 30 एटीपी लग गया और NADPH उतना ही, कितना, 12 NADPH। तो जहाँ देखो C3 में 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज अगर बनाना है तो हमको 18 एटीपी और 12 NADPH चाहिए। C4 में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको 30 एटीपी और 12 NADPH चाहिए। मतलब कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 12 एटीपी और ज़्यादा चाहिए बस, ठीक है। 12 एटीपी एक्स्ट्रा चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। पर कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 2 एटीपी एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज शुगर बनाना है। तो हेक्सोज शुगर यानी ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में 12 एटीपी एक्स्ट्रा चाहिए, 2 ग्लूकोज बनाने के लिए 24 एटीपी एक्स्ट्रा चाहिए। फोटोडिस्पाइडेशन कहाँ पे होता है, देखो पढ़ना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख सकते हो, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस जानना ही है कि फोटोडिस्पाइडेशन में क्या होता है। फोटोडिस्पाइडेशन में RuBP से कौन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा, और रूबिस्को का कौन सा पार्ट एक्टिव रहेगा, ऑक्सीजनेज। और फिर बनेगा फॉस्फोग्लिकोलेट, तो NCERT में दिया है फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट, 2 चीज़ बनता है। तो 3 ऑर्गेनेल मिला के, 3 ऑर्गेनेल में ये काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीजोम और क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों ऑर्गेनेल मिला के होता है फोटोडिस्पाइडेशन। तीनों में प्रोडक्ट बन रहा है। देखो फोटोडिस्पाइडेशन में हमको एटीपी लग गया, एटीपी का यूज हो गया, मेरा एनर्जी तो लग गया मेरा, अब कुछ निकला भी नहीं, यहाँ तक कि CO2 बर्बाद हो गया मेरा। तो इसमें पूछ रहा है ग्लाइकोलेट और ग्लाइसिन किस में बनता है, तो इसका शायद ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीजोम होगा इसका। माइटोकॉन्ड्रिया में तो सेरीन बनता है।
फोटोडिस्पाइडेशन अकर्स इन प्लांट हैविंग डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है C4 में, उसमें थोड़ी होता है, C3 में होता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ड्यूरिंग C3 कौन है? RuBP, वो क्या है? 5 कार्बन कीटोस शुगर है। तो कीटोस शुगर तो है, 5 कार्बन कंपाउंड है, तो बोथ 1 and 2। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड है, सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। तुम बुक पढ़ोगे सारा डाटा मिल जाएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ही सारा क्वेश्चन बनाना। 10 क्वेश्चन है। जैसे देखो जियामेज में ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन कितना पे आता है? जियामेज तुम्हारा मेज है C4 है, यानी 450 पे आएगा। किसका डायरेक्ट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे नहीं है? वाटर का। कितना परसेंट वाटर यूज करते हैं? तो लेस देन 1% वाटर यूज करते हैं, बुक में दिया हुआ है। ऑप्टेन टेम्परेचर C3 का कितना है? 20 से 25। मेजर लिमिटिंग फैक्टर C3 के लिए कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसका तो 450 पे आएगा। मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगा? ग्रीन लाइट में। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अगर कोई पत्ता ग्रीन है, कोई भी सब्सटेंस, जैसे एप्पल है, तुमको लाल एप्पल क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो सारा लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लाल लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। वो लाल लाइट तुम्हारे आँख पे आ रहा है, तुमको रेड दिख रहा है। तो पत्ता ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो ग्रीन में फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं।